हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्स्ट बुक। सो आज हम चैप्टर 2 का पार्ट 7 डिस्कस करेंगे, दैट इज पोस्ट फ्रॉइडन अप्रोचेस। सो टर्म से ही पता चल रहा है, पोस्ट फ्रॉइडन मतलब फ्रॉइड के बाद। तो जिन लोगों ने भी मतलब फ्रॉइड के साथ काम किया था या जो भी फ्रॉइड के फॉलोवर्स थे, उन्होंने बाद में मतलब खुद की थ्योरीज डेवलप की। ठीक है, कैसे उन्होंने फ्रॉइड की थ्योरीज को बाद में चेंज किया या फिर मॉडिफाई किया, जो भी उनको ठीक नहीं लगा था या जिस भी चीज़ से वो एग्री नहीं करते थे, वो उन्होंने चेंज करके खुद की थ्योरीज निकाली। मतलब उन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी का मतलब कि खुद का वर्जन डेवलप किया। ठीक है, एंड इसीलिए थ्योरिस्ट को नियो एनालिटिक और पोस्ट फ्रॉइडन बोला जाता है। फाइन। और इन थ्योरीज में इड का जो रोल है सेक्सुअल एंड एग्रेसिव टेंडेंसीज में वो कम रखा है, मतलब वो कम कर रखा है, एंड ईगो का कॉन्सेप्ट बढ़ा रखा है। एंड जो हमारी क्वालिटीज़ होती है ना, जैसे कि क्रिएटिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हैं, इन सब पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रखा है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या थ्योरीज दी हैं। तो सबसे पहले है कार्ल यूंग। कार्ल यूंग ने फ्रॉइड के साथ पहले काम किया था, बट बाद में उन्होंने उनके साथ काम करना छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिससे यूंग एग्री नहीं करते थे, उनको सही नहीं लगती थी। जैसे फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ह्यूमन बिहेवियर सेक्स एंड एग्रेशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बट अकॉर्डिंग टू यूंग ह्यूमन बींग्स गाइडेड एज मच बाय एम्स एंड एस्पिरेशंस। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर हमेशा सेक्स और एग्रेशन से ही नहीं आता है, बल्कि अलग तरह के एम्स होते हैं, मोटिवेशंस होती हैं या एस्पिरेशंस होते हैं, जिस पे हमारा बिहेवियर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यूंग ने अपनी थ्योरी डेवलप की थी पर्सनालिटी की, जिसे एनालिटिकल साइकोलॉजी कहते हैं। एंड जो बेसिक अजम्पशंस थे मतलब इस थ्योरी के, वो ये हैं कि पर्सनालिटी में जो कंपीटिंग फोर्सेस होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो इंडिविजुअल्स के अंदर ही होते हैं। ठीक है, ना कि इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच होते हैं, और ना ही वो इंडिविजुअल और रियलिटी के बीच होते हैं, मतलब इनके बीच में नहीं होते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल्स में ही होते हैं। फाइन। देन युंग का कहना है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सॉरी अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, जिसमें आर्कीटाइप्स आता है, मतलब जो चीज़ ह्यूमन बींग्स में कॉमन है। ठीक है, आर्कीटाइप्स का मतलब होता है जो चीज़ ह्यूमन बींग्स में कॉमन है। आर्कीटाइप्स को हम प्रीमोडियल इमेजेस भी बोलते हैं। ये इमेजेस ऑलरेडी हमारे माइंड में होती हैं, इन्हें बाद में एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये इनहेरिटेड हैं। जैसे गॉड का कॉन्सेप्ट है, मदर अर्थ का कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट कॉमन है ह्यूमन बींग्स में, चाहे आप जो हो कहीं से भी हो। गॉड का कॉन्सेप्ट और अर्थ का कॉन्सेप्ट सब में कॉमन मिलेगा। सबको पता है कि गॉड को वर्शिप करते हैं, चाहे तरीका सबका अलग है, लेकिन गॉड को मानते हो। ठीक है, मतलब हर कोई जो है वो गॉड को मानता है। एंड अर्थ है जो कि राउंड शेप की है, जिसमें हम रहते हैं। फाइन। तो ये कॉन्सेप्ट कॉमन है, आर्कीटाइप्स हैं, और और इसे कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कलेक्टिवली सबके पास जो अनकॉन्शियसनेस है ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट रियलाइज बाद में होती है। ठीक है, तो आर्कीटाइप्स बाय बर्थ हमारे अंदर होता है, इसे सीखने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दूसरों से सुनते हैं या देखते हैं, तो ये याद आ जाता है। फाइन। तो युंग ने मतलब युंग के अकॉर्डिंग आर्केटाइप्स हमारी पर्सनालिटी को इस तरीके से डेवलप करती है। फाइन। देन कार्ल युंग के बाद कैरन हॉर्नी ने अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, कैरन हॉर्नी भी एक स्टूडेंट थी फ्रॉइड की, जिसने फ्रॉइड की थ्योरी में थोड़े चेंजेस लाकर अपनी थ्योरी डेवलप की थी। तो इन्होंने काफ़ी मतलब ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखा था ह्यूमन लाइफ का, जिसमें फोकस जो है वो ह्यूमन ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे था। हॉर्नी फ्रॉइड की स्टडी से सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि फ्रॉइड ने सिर्फ मेल्स पे स्टडी करके अपनी थ्योरीज बनाई हैं, फीमेल्स पे स्टडी नहीं की, जबकि ह्यूमन बींग्स में तो दोनों मेल फीमेल आते हैं, राइट। सो फ्रॉइड ने मेल्स को सुपीरियर समझा स्टडी करने के लिए, और फीमेल्स को इन्फीरियर समझा। ठीक है, और मतलब ज़्यादातर सेक्सुअल डिज़ायर्स पे उनकी स्टडी डिपेंड करती थी। तो ये चीज़ें थोड़ी ठीक नहीं लगी कैरन हॉर्नी को, क्योंकि फीमेल्स का बिहेवियर भी मतलब मतलब इक्वली स्टडी करना इम्पॉर्टेंट था,
राइट। सो हॉर्नी के अकॉर्डिंग फीमेल्स का बिहेवियर ज़्यादातर सोशल और कल्चरल फैक्टर से अफेक्टेड होता है। सॉरी, ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया है। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर से नहीं होता है, सिर्फ सोशल और कल्चरल फैक्टर्स पे उनका जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है। देन वो कहती हैं कि अगर चाइल्डहुड के टाइम आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डिस्टर्ब्ड है, मतलब किसी के भी साथ, चाहे फैमिली में हो, नेबर्स में हो, किसी के भी साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का मेन रीज़न डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। क्लियर? जब पेरेंट्स का बिहेवियर बच्चों की तरफ थोड़ा डिफरेंट होता है या डिस्करेजिंग होता है, तो बच्चा इनसिक्योर फील करने लगता है। ठीक है, उसे एंजाइटी होने लगती है, और इस एंजाइटी की वजह से बच्चा पेरेंट्स से दूर होने लगता है, उसे गुस्सा आने लगता है, या फिर वो बहुत हेल्पलेस होने लग जाता है। ठीक है, जो कि उनकी डेवलपमेंट में वो चीज़ फिर बाद में इंटरफेयर करती है। फाइन। देन है एल्फ्रेड एडलर। सो एडलर की थ्योरी को इंडिविजुअल साइकोलॉजी बोलते हैं, और इनका ये कहना है कि ह्यूमन बिहेवियर पर्पसफुल होता है। ठीक है, गोल डायरेक्टेड होता है, मतलब हम ह्यूमंस का जो बिहेवियर होता है वो किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए होता है। हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे हमारा पर्पस होता है, वो अचीव करने के लिए करते हैं, क्योंकि हम सब में कैपेसिटी होती है कि हम अपना टारगेट बनाएं और उसे अचीव करें। राइट। तो ये जो हमारे पर्सनल गोल्स होते हैं, यही सोर्सेज होते हैं हमारी मोटिवेशन के। मतलब हमारे गोल्स ही हमारे हमें मोटिवेट करते हैं अलग अलग तरीके से बिहेव करने के लिए। फाइन। एंड जैसा हमारा बिहेवियर होगा वैसी हमारी पर्सनैलिटी बनेगी। राइट। एंड हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए गिल्ट की जो फीलिंग होती है, या फिर जो भी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, उसे ओवरकम करने के लिए मोटिवेशन ही हमें हेल्प करती है। फाइन। क्योंकि इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हर किसी में होता है, हर किसी को फील होता है कि मेरे अंदर इस चीज़ की कमी है। तो इनको ओवरकम करने के लिए हमारा जो बिहेवियर है वही हमें गोल अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसी से हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। ठीक है। देन है एरिक फ्रॉम। सो यहाँ पे एरिक फ्रॉम ने सोशल ओरिएंटेशन की बात की है। ठीक है, सोसाइटी की तरफ हमारी ओरिएंटेशन कैसी है। ये ह्यूमन बीइंग्स को एज अ सोशल बीइंग्स देखते हैं, जो सिर्फ दूसरों के साथ रिलेशनशिप में ही जाने जाते हैं। ठीक है। एंड जो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे हमारी ग्रोथ हो गई, पोटेंशियल हो गई, ये इन्हीं चीज़ों से पता चलती है। डिज़ायर फॉर फ्रीडम एंड स्ट्राइविंग फॉर जस्टिस एंड ट्रुथ, ये हम सब में होता है। हर किसी को फ्रीडम चाहिए होती है, हर कोई ट्रुथ जानना चाहता है, सच का पता करना चाहता है, और हर कोई चाहता है कि सबको जस्टिस मिले। तो इन्हीं चीज़ों से हमें हमारी पोटेंशियल का पता चलता है, हमारी ग्रोथ का पता चलता है। ठीक है। एंड एरिक का मानना है कि हमारी पर्सनालिटी एक्सपीरियंसेस से डेवलप होती है। हमारे जो दूसरे लोगों के साथ जो एक्सपीरियंस होते हैं उससे हमारी पर्सनालिटी डेवलप करती है। ठीक है। ओके, सो लास्ट है हमारा एरिक एरिक्सन। एरिक्सन डेवलपमेंट को लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, वो बताते हैं अलग अलग स्टेजेस के बारे में और कैसे उनमें डेवलपमेंट होती है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ईगो को उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। ठीक है, तो एरिक्सन की थ्योरी में डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एंड इस प्रोसेस में ईगो पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। फाइन। देन वो आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इनकी थ्योरी का। जो एडोलेसेंट स्टेज आती है वहाँ आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो टीनेजर्स हैं वो यहाँ अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, खुद को जानने की, पहचानने की कोशिश करते हैं, अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस एज में सही गलत का फ़र्क करना बहुत टफ हो जाता है, इसलिए ये क्राइसिस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आइडेंटिटी ढूंढना बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। तो जो लोग आइडेंटिटी क्राइसिस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं उनको काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं अपनी पर्सनैलिटी में। फाइन।
देन फ्रॉइड की जो साइकोडायनेमिक थ्योरीज हैं उसे बहुत क्रिटिसाइज किया हुआ है। जैसे सबसे पहले है, द थ्योरीज आर लार्जली बेस्ड ऑन केस स्टडीज, दे लैक अ रिगोरस साइंटिफिक बेसिस। मतलब इनकी थ्योरीज सारी केस स्टडी पे बेस्ड है, किसी भी थ्योरी को साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया हुआ है, एंड बिना प्रूफ के थ्योरी सही नहीं मानी जाती हैं। मतलब इन्होंने खूब ऑब्जर्वेशन करी होगी, डाटा कलेक्ट किया होगा केस स्टडी की, मतलब केस स्टडी करने के लिए, बट साइंटिफिक टेस्ट नहीं किया। ठीक है। देन सेकेंड क्रिटिसिज्म है, दे यूज स्मॉल एंड एटिपिकल इंडिविजुअल्स एज सैम्पल्स फॉर एडवांसिंग जनरलाइजेशन। सो उन्होंने जो स्टडी की है वो कम लोगों पे की है, ज़्यादा लोगों पे नहीं की। स्मॉल सैम्पल्स मतलब कम लोगों पे, एंड एटिपिकल मतलब नॉर्मल से थोड़े अलग लोगों पे टेस्ट किया था। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट भी थोड़ा अलग ही आएगा, है ना। तो कम लोगों पे और थोड़े अलग लोगों पे टेस्ट करके वो चीज़ हम सब लोगों पे कैसे जनरलाइज कर सकते हैं? क्या पता हम दूसरे लोगों पे वो टेस्ट अप्लाई करें तो रिजल्ट सही ना आए, है ना। देन थर्ड क्रिटिसिज्म है, द कॉन्सेप्ट्स आर नॉट प्रॉपरली डिफाइंड एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सबमिट देम टू साइंटिफिक टेस्टिंग। मतलब उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं वो अच्छे से डिफ़ाइन नहीं कर रखे हैं। मतलब ना तो उन्होंने खुद ने टेस्ट किया और ना ही उन्होंने ढंग से डिफ़ाइन कर रखा है कि आगे जाके कोई उन पे साइंटिफिकली मतलब टेस्ट करके देखे। ठीक है। Then last है, Freud has used males as the prototype of all human personality development. He overlooked female experiences and perspectives. ठीक है, उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी के लिए मेल को ही प्रोटोटाइप माना था, मतलब मेल के बिहेवियर को बेस्ट माना था स्टडी करने के लिए। जबकि कैरन हॉर्नी का कहना था कि ह्यूमन बीइंग्स में फीमेल्स भी आती हैं, तो उनके बिहेवियर को भी स्टडी करना चाहिए था। ठीक है। तो ये हो गए फ्रॉइड के क्रिटिसिज्म, एंड इन्हीं क्रिटिसिज्म की वजह से फ्रॉइड के बाद उनके स्टूडेंट्स और फॉलोअर्स ने मतलब अपनी थ्योरीज डेवलप की थी, जो कि सिर्फ बायोलॉजिकली ही नहीं बल्कि अलग अलग चीज़ों पे फोकस करती है। जैसे किसी की थ्योरी आर्केटाइप्स के बारे में बात करती है, तो किसी की सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स के बारे में बात करती है। किसी का कहना है कि हमारा बिहेवियर ही गोल डायरेक्टेड होता है, किसी का कहना है कि हमारे एक्सपीरियंसेस से ही हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। देन आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर फोकस किया हुआ है कि मतलब उसको सॉल्व करने से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, मतलब डेवलप होती है। ठीक है। तो सबने अपने अलग अलग फैक्टर्स दिए हैं जो कि बायोलॉजिकली और सेक्सुअली इन दोनों से अलग हैं। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस बिहेवियरल अप्रोच। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।